नमस्कार ई क्लिनिक पार्टनर्स। मैं माधुरी गुप्ता, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजर, ऑनलाइन चिकित्सा मित्र द्वारा आयोजित किए जाने वाले इस लीडरशिप वेबिनार में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज इस वेबिनार का टॉपिक रहेगा नो योर डॉक्टर एंड ई कंसल्टेशन प्रोसेस, जिसमें आप सभी को डॉक्टर की काउंसलिंग कैसे करनी है उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी और ई कंसल्टेशन का प्रोसेस क्या होता है उसके बारे में। तो आइए मैं आप सभी को आज के टॉपिक्स के बारे में बताना चाहूंगी। आज का टॉपिक्स रहेगा डॉक्टर का परिचय, डॉक्टर के साथ परिचर्चा, वेबिनार श्रोता प्रश्नकाल। इस सेशन में आप सभी मेडिकल स्टोर डॉक्टर से अपने प्रश्न को पूछेंगे। ई परामर्श से जुड़ी आवश्यक जानकारी, वेबिनार की संक्षिप्त जानकारी। अब मैं आप सभी को आज के डॉक्टर के बारे में बताना चाहूंगी, जिनका नाम डॉक्टर आशीष तोमर है। सर ने अपना MBBS KGMU 2007 में MS 2012 में, MCH न्यूरोसर्जरी 2017 में कंप्लीट किया है सर ने, और DNB न्यूरोसर्जरी 2018 में कंप्लीट किया हुआ है। सर के पिछले 10 सालों का एक्सपीरियंस आपके स्क्रीन पर दर्शाया गया है, जिसमें सर ने कई सारे मेडिकल कॉलेजेस और कई सारे हॉस्पिटल्स में काम किया है, जिसकी जानकारी आपके स्क्रीन पर दिखाई गई है। अब नए डिस्कशन में डॉक्टर श्रद्धा मैम को ऐड करूंगी, जो इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। थैंक यू माधुरी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर श्रद्धा पांडे है और आज के इस नो योर डॉक्टर वेबिनार में आप सबका स्वागत है। जैसा कि माधुरी ने बताया कि आज के हमारे जो गेस्ट स्पीकर हैं वो हैं डॉक्टर आशीष तोमर, जो कि एक न्यूरो सर्जन है। तो एक न्यूरो सर्जन क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देती हूँ कि एक न्यूरो सर्जन वो होता है जो दिमाग या मस्तिष्क जिसको हम कहते हैं उससे जुड़ी हुई जो भी नसें होती हैं जो पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं, उनसे जुड़ी बीमारियों का इलाज करते हैं एक न्यूरो सर्जन, चाहे वो जो है जन्मजात हो या जन्म के बाद हो। अब जैसे कोई दिमाग में कोई ट्यूमर है, कोई ऐसी बीमारी है जैसे बचपन से कोई चल नहीं सकता, या ऐसी कोई भी बीमारी जिससे हमारे दिमाग की नसें कंट्रोल करती हैं, उनसे जुड़ी सारी बीमारियों का इलाज एक न्यूरो सर्जन करते हैं। तो आज के जो हमारे गेस्ट स्पीकर हैं वो डॉक्टर आशीष तोमर हैं, जो कि एक न्यूरो सर्जन है। और उन्होंने जैसा कि माधुरी ने आपको बताया कि उन्होंने अपनी MBBS की, MS की और MCH की जो भी पढ़ाइयाँ की हैं वो सारी उन्होंने लखनऊ के मेडिकल कॉलेज से की हैं, जिसे हम लोग KGMC या किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज कहते हैं। तो मैं अब इस डिस्कशन में डॉक्टर आशीष को जोड़ना चाहूंगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे नो योर डॉक्टर वेबिनार में। तो सर, एक्चुअली हमारा आज का एजेंडा वही है जो जनरली ये कि जो भी हमारे दूर बैठे पेशेंट्स हैं दूर दराज के गांव में, तो सर उनको ऑनलाइन चिकित्सा से कितना हेल्प मिलता है, कितना आराम मिलता है। तो सर उसी कार्यक्रम को हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं सर आज आपके साथ में। तो सर आप हमें बताएं कि सर आपकी जैसे स्कूलिंग और आपकी MBBS बाकी सारी आपकी मेडिकल पढ़ाई वगैरह सब कहाँ से हुई है, थोड़ा ब्रीफ करें सर हमें। मैंने जो है अपना जो इंटर तक की पढ़ाई मैंने ग्वालियर मध्य प्रदेश में की। और उसके बाद से मैं लखनऊ में MBBS किया है। उसके बाद जनरल सर्जरी शल्य चिकित्सा जिसको बोलते हैं जी। उसके बाद मैंने DNB MCH भी किया है। तो अधिकतर लोग एक ही डिग्री होती है लोगों के पास, मेरे पास 2 डिग्री है। जी सर। और उसके बाद से मैं अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में ओके सर। करीब 18 साल मैंने मेडिकल कॉलेज में काम किया है, किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज, और 1.5 साल लगभग मैंने एम्स दिल्ली में काम किया न्यूरो सर्जरी। जी सर। सर आप हमारे सारे श्रोता गणों को ये भी बताएं सर कि जैसे आपकी जो स्पेशलाइजेशन है, जो आपका एरिया ऑफ एक्सपर्टीज है वो न्यूरो सर्जरी है, तो सर थोड़ा सा ब्रीफ करें कि ये न्यूरो सर्जरी के अंतर्गत सर किन किन चीजों का इलाज आपके द्वारा हमको मिल सकता है। देखिए, जैसे न्यूरो सर्जरी जो है उसमें हम लोग ब्रेन और स्पाइन से रिलेटेड लगभग सभी समस्याएं, उसमें नसों से संबंधित, जिसको आम भाषा में कहते हैं कि नसों की दिक्कत है जो यहाँ पे लोग, तो उसमें जो नर्व्स होती है, नसों में हम लोग कंफ्यूज करते हैं कि नसों में हम लोग वेसल्स को भी नस कहते हैं और जो है हिंदी में, और हम लोग जो है तंत्रिकाओं को भी नस कहते हैं।
तो तंत्रिका और तंत्रिका संबंधी जितनी समस्याएं हैं, जैसे स्पाइन रिलेटेड, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, लो बैक एक, सियाटिका, सर दर्द, मिर्गी, हाइड्रोसेफेलस, मेनिंगोसील, बच्चों से संबंधी बीमारियां, मानसिक अवसाद, सर से चोट या स्पाइन से रिलेटेड चोट से रिलेटेड जिनमें दर्द होता रहता है लंबे समय, बोन ट्यूमर, ब्रेन ट्यूमर, स्पाइन ट्यूमर्स, नर्व ट्यूमर्स, ये सब हम लोग। इसके अलावा फंक्शनल न्यूरो सर्जरी होती है, किसी को बहुत सीवियर पेन होता हो, हाथों पैरों में झुंझुनी होती हो, फालिज मार गया हो, ब्रेन हेमरेज हो गया, अनकंट्रोल डायबिटीज हो, अनकंट्रोल हाइपरटेंशन हो, ये सब हम लोग की। जी सर, मतलब सर हम लोग ये समझ सकते हैं कि दिमाग के जो भी मतलब दिमाग में जो भी विसंगतियां हैं, तो उनसे जुड़ी सारी चीजों का इलाज सर आपके द्वारा हमको प्राप्त दिमाग और स्पाइन, हाँ, स्पाइन दिमाग और स्पाइन दोनों। रीढ़ की, मतलब जो सर, हाँ रीढ़ से जुड़ी, हाँ ठीक है जैसे सर। अब न्यूरोमस्कुलर डिसऑर्डर्स होते हैं जी 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 सर जी। सर तो जैसे हम लोग ये जानना चाहते हैं कि सर जो इन सब आपके जो न्यूरो से या सर मस्तिष्क से जुड़ी जो सबसे कॉमन या सबसे सामान्य जो समस्याएं हैं, जो सर बहुत सारे लोगों को देखने को मिलती हैं और हमारे मेडिकल स्टोर पर भी आती हैं, तो सर उनके बारे में सर कुछ हमें बताएं कि कैसे कि वो ऐसी बीमारियों को वो सर वो लोग कैसे समझेंगे मेडिकल स्टोर के लोग कि ये आपको उनको कंसल्ट कराना है इस समस्या को। क्योंकि जो सबसे कॉमन बीमारियां हैं जैसे कि माइग्रेन, जी सर। कमर का दर्द, गर्दन का दर्द है, जो ये सबसे कॉमन समस्याएं हैं। मिर्गी का दौरा है, अवसाद है, डिप्रेशन है, हाथों पैरों में झुनझुनी है, सर्वाइकल है, ये सबसे कॉमन बीमारियां हैं जो कि हम लोग पे जो है एनकाउंटर होती है। और इसके अलावा रेयर जो जैसे हाँ स्ट्रोक है, फालिज माना जिसको आम भाषा में कहते हैं, ब्रेन हेमरेज है, ये सब कॉमन बीमारी है। और बाकी तो अनकॉमन, अधिकतर कॉमन बीमारियां ऐसी, मिर्गी है, मिर्गी बहुत हम लोग कॉमनली एनकाउंटर करते हैं। और बच्चों की बीमारियां, जैसे बच्चों में किसी में पीछे फोड़ा निकला रहता है, कमर में दर्द वगैरह जिसमें रहता है, और हाथ पैर में काम नहीं करते हैं, जिसमें कमजोरी झुनझुनी रहती है, जी ये सब हमारी कॉमन बीमारियां हैं। इसके अलावा तो अनकॉमन बीमारियां तो बहुत सी हैं, तो पूरा दिन निकल जाएगा उसमें। जी सर जी, वो तो है। नहीं सर, जो जो सर कॉमन है सर, ज्यादातर वही हमें देखने को भी मिलती हैं, वही ज्यादातर हमारे सामने आती भी हैं। अधिकतर अवसाद और ये ज्यादा कॉमन है, नींद नहीं आती है, चिड़चिड़ापन रहता है, वजन कम हो रहा है, भूख नहीं लग रही है, ये सब हम लोग न्यूरो से भी संबंधित है। जैसे ये पेट से संबंधित बीमारियां समझी जाती हैं आम भाषा में, लेकिन ये न्यूरो से भी संबंधित है। ओके ओके सर, ठीक है सर। तो सर जैसे आपने, जैसे सर जो जैसे किसी को सर दौरा पड़ता है, ये सारी चीजें तो सर सीधे से समझ में आ जाता है कि ये तो हमें न्यूरो सर्जन को ही दिखाना है। लेकिन सर जैसे जो छोटी छोटी चीजें आपने बताई कि जैसे सर में दर्द हो रहा है, तो सर एक ये होता है कि किसी जैसे हमने बहुत काम कर लिया, हम थक गए, तो सर में दर्द होने लगा, तो दवा खा ली, ठीक हो गया सर, ये तो कॉमन वाला हो गया। तो सर एक हम ये कैसे डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे कि ये कौन सा सर दर्द है जो हमें न्यूरो सर्जन को दिखाना चाहिए? सर ये इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। देखिए, नॉर्मली जो है महीने में 1-2 बार तो सरदर्द किसी को भी हो सकता है, ठीक है। जी लेकिन अगर सरदर्द के साथ सरदर्द लंबे समय तक बना रहता है, 6-8 घंटे तक भी उसमें आराम नहीं होता है, बहुत तेज सरदर्द हो, उसके साथ जी मितली हो या उल्टी आए, सरदर्द महीने में हफ्ते में 3 बार 2-3 बार हो जा रहा, उसके साथ सरदर्द के साथ उल्टी आने से सरदर्द में आराम मिले, और सरदर्द के साथ में हाथों पैरों में कोई झुनझुनी वगैरह हो रही हो, और तो ये सरदर्द भी आम सरदर्द नहीं है। तो इसमें या तो माइग्रेन से रिलेटेड सरदर्द है, या आंखों से पानी आए, या सरदर्द के समय पे हमको दो दिखाई दे, ठीक है, या हमारा कोई हाथ पैर या अंग काम ना कर रहा हो उस समय जब सरदर्द हो रहा है। लगातार बने रहने वाला सरदर्द ही न्यूरो से रिलेटेड हो सकता है। जो ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड सरदर्द जो हम लोग देखते हैं, वैसे अधिकतर सरदर्द जो होते हैं वो आम सरदर्द ही होते हैं, या माइग्रेन से रिलेटेड ही।
हाँ, तो सर माइग्रेन तो तो सर आपने अगर जैसे बताया। एक जो मैं बेसिक तरीका जो बताता हूँ मरीज को, कि अगर आप सो जाइए, अगर आपको सर दर्द है, अगर सर दर्द सोने से आपका आराम हो जा रहा है, तो इसका मतलब उसके बहुत सीरियस सर दर्द होने की संभावना कम है। ओके सर, ओके सर, ओके। लेकिन अगर सोने से आराम नहीं हो रहा, या सो के उठ के सर दर्द हो रहा है, जी जी जैसे जी किसी सर। किसी को सुबह सो के उठ के भी सर दर्द होता है, तो ये सर दर्द जो है वो खतरनाक, ये कुछ ना कुछ आपको न्यूरो को जरूर दिखाना चाहिए। ओके, तो सर जैसे आपने सर जैसे सर दर्द के बारे में सर जैसे आपने हम लोग को बताया कि जो सर दर्द बहुत लंबे समय तक चले और जो भी बातें आपने बताई सर, तो जैसे इसी तरीके से सर अगर जैसे कोई कमर का दर्द लेके आ रहा है कि कह रहा है मैं बहुत समय से दर्द होता है, चल नहीं पाते हैं, रात भर ऐंठते रहते हैं, सो नहीं पाते हैं, तो सर अगर इस तरीके से भी कोई जी बताए सर, उसके लिए भी हमें आपसे ही संपर्क करना चाहिए सर, वो नसों का ही जी दिक्कत हो जी जी सकता है। बिल्कुल। अगर अगर कमर का दर्द अगर किसी को भी 2 हफ्ते से ज्यादा समय के लिए बना रहता है, और आम जो दर्द की दवाई होती है उसको खाने से भी आराम नहीं होता है, या जी आराम जी। होता है लेकिन फिर होने लगता है, तो हाँ जरूर हाँ, आपको न्यूरो से संपर्क। ठीक है सर, मैं समझ गई। तो सर जैसे कि आपने बताया, मैं अपने सारे एमएसओस को ये बताना जरूर चाहती हूँ कि सर ने जो हमें बात बताई वो बहुत जरूरी है कि आप लोग जैसे अब आप लोगों के पास अगर कोई कमर का दर्द या सर का दर्द लेके आता है या पीठ का दर्द लेके आता है, तो अगर आप उससे बस ये पूछ ले कि उसको बहुत लंबे समय तक रहता है और दवा से आराम नहीं मिलता, जब तक दवा का असर होता है बस तभी तक आराम मिलता है, अगर इस तरीके से कोई पेशेंट आपको हिस्ट्री देता है, तो आपको उसे न्यूरो सर्जन को, यानी कि जो हमारे साथ जैसे डॉक्टर आशीष है, तो आपको उनको कंसल्ट कराना चाहिए। ठीक है, तो सर ये तो आपने सर बताया कि ये सारी चीजें हैं जो कॉमन बीमारी है। सर ऐसा भी कुछ होता है क्या कि सर जैसे कि मौसम में जैसे किसी सर गर्मी में कोई बीमारी हो जो थोड़ा ज्यादा होती हो, या फिर ठंडी में कुछ बीमारियां जो आपके एक्सपर्टीज के अंडर में आती जो ज्यादा कॉमन होती, सर इससे ऐसा भी कुछ होता है? हेलो सर, अ, आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। हेलो सर। सर। एक हेलो। मिनट। हेलो सर। हाँ, आवाज जी आ रहा है अभी? जी हाँ जी। अब आ। हेलो, हाँ, ओके। मेनली जो है, मैं जो बता रहा था आप, जो हम लोग बोल रहे थे कि सीजनल वेरिएशन की बात जो हो रही थी, जी जी। तो हाँ, तो सीजनल वेरिएशन जो है, जैसे हम लोग सर्दियों में फालिज और ब्रेन हेमरेज का इंसिडेंस ज्यादा देखते हैं। इसके अलावा गर्मियों में हम लोग विशेष तौर से धूप में जब लोग निकलते हैं तो माइग्रेन बढ़ जाता है। इसके अलावा जी प्रेगनेंसी में भी माइग्रेन बढ़ जाता है। जी जी। और बाकी अधिकतर न्यूरो की बीमारियां सर दर्द से रिलेटेड, मतलब सीजनल वेरिएशन वाली नहीं। ओके सर। माइग्रेन माइग्रेन तो सीजनल हो सकता है, गर्मियों में विशेष तौर से लोगों को बढ़ जाता है, बहुत ठंड हो या बहुत गर्मी हो तो बढ़ जाता है। जो कमर दर्द होगा वो सर्दियों में थोड़ा बढ़ जाए, गर्मियों में उतना नहीं होता है। वो सभी दर्द के साथ में, जैसा हड्डियों के दर्द के साथ होता है, सही होता है। और हेमरेज और इसका इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ जाता है। और जो सिंकपी और जो कड़ापन है जो हाथों पैरों में, जिसको कहना चाहिए कि क्रैम्प्स जो आते हैं, ये गर्मियों में थोड़ा बढ़ जाते हैं। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंसेस थोड़े से ज्यादा होते हैं, जिसकी वजह से विशेष तौर से जो डायबिटीज और हाइपरटेंशन के मरीज हैं, उनमें जी जरूर गर्मियों के मौसम में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का थोड़ा सा ज्यादा होता जी सर। सर जैसे कि आपने बताया कि ये सारी चीजें जो कॉमन होती हैं, तो सर जैसे कि हम ये भी जानना चाहते हैं कि जैसे हमारे मेडिकल स्टोर्स पे जब पेशेंट आते हैं, तो सर जैसे उनको भी बहुत ज्यादा न्यूरो से जुड़ी बीमारियों के बारे में जानकारी नहीं होती है ना, तो फिर वो भी समझ नहीं पाते हैं कि इस बीमारी को हमको न्यूरो को दिखाना चाहिए या जो है मतलब नॉर्मल डॉक्टर्स को दिखाना चाहिए, तो सर वो भी कंफ्यूज रहते हैं और पेशेंट भी परेशान रहता है। तो सर जैसे आपने जो सारी चीजें बताई, तो है। सर इसके अलावा भी कोई ऐसी बात है जिससे कि वो ये समझ सके कि नहीं इसको हमको डॉक्टर आशीष को दिखाना है या न्यूरो सर्जन को दिखाना है? सर कुछ ऐसी बातें हैं जो आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं? देखिए, अगर जैसे आपको लग रहा है कि सर दर्द है बहुत ज्यादा,
रह रहा है, किसी को मिर्गी है, अगर आप कोई भी डाउट है या हाथों पैरों में किसी को कमजोरी आई है या लंबे समय तक उसको कमर दर्द बना हुआ है, हाथों पैरों में दर्द झुनझुनी की तरह जा रहा है, या मिर्गी अचानक से आने वाली है, अधिकतर जो न्यूरो की दवाइयां मतलब जो बीमारियां हैं उसमें न्यूरो सर्जन या न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाना चाहिए, किसी जनरल मेडिसिन को नहीं दिखाना चाहिए अधिकतर केसेस। अगर आपको कोई भी डाउट लग रहा है तो आप पहले न्यूरोलॉजिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, स्पेशलिस्ट को कंसल्ट कर लीजिए, बेटर देन कंसल्टिंग एमबीबीएस और एमडी। जी सर, जी सर, मैं समझ गई सर, अगर मतलब आप ये डाउट कह है रहे तो हैं। आप कंसल्ट कर लीजिए। हाँ सर, ये आपने जी, बिल्कुल सर क्योंकि पॉइंट जो बताया बिल्कुल सही है सर, कि अगर डाउट है तो स्पेशलिस्ट को दिखा लेने में ज्यादा समझदारी है सर। जी। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर जैसे कि सर जैसे हमारे मेडिकल स्टोर्स को सर ये भी बताएं कि उन्हें जैसे किन विशेष बातों का सर ध्यान रखना चाहिए, किन बातों को नोटिस करना चाहिए अगर उनके पास कोई ऐसा पेशेंट आए जो न्यूरो का हो। जैसे कि आपने सर जब कुछ जो पॉइंट्स बताए हैं, उसके अलावा सर जैसे वो मान लीजिए हिस्ट्री ले रहे हैं, तो सर क्या बातें वो ऐसी पूछे जो उनको एकदम से थोड़ा समझ में आ जाए कि इसको हमको न्यूरो सर्जन को दिखाना है। देखिए, इसमें अधिकतर जो न्यूरो की जो दिक्कतें हैं, जैसे कार्डिनल साइंस होते हैं किसी डिजीज के, जी जी जिसको हम लोग बोलते हैं, तो जी उसमें न्यूरो के कार्डिनल साइंस में है हेडेक। जी जो हेडेक न्यूरो का कार्डिनल साइन है कि सर में दर्द अगर होता है तो आपको वो न्यूरोलॉजिस्ट को ही दिखाना है, वो ब्रेन से रिलेटेड। ठीक। जी जी सर। पेन रेडिएशन के साथ में पेन, यानी दर्द जो कि कहीं और भी जाता हो, चाहे वो गर्दन का दर्द हाथ में जा रहा है या आपका जो है कमर का दर्द पैर में जा रहा है। ठीक है। दूसरे, कोई भी मिर्गी का दौरा, ये न्यूरो का स्पेसिफिक प्रॉब्लम है। अगर मिर्गी आ रहा है, किसी को भी आ रहा है, तो वो है रीसेंट ऑनसेट फोकल न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट। कहने का मतलब ये है कि कोई हाथ में कमजोरी हो, पैर में कमजोरी हो, आंख में कमजोरी हो, एकदम से देख ना पा रहा हो, वो दिख रहा हो, निगलने में दिक्कत हो रही हो, बोलने में दिक्कत हो रही है, मरीज की आवाज चली गई, मरीज की सुनने की शक्ति कम हो रही है। ठीक है। सर दर्द के साथ उल्टी हो रही है बार बार, खाना भूख नहीं लग रहा है और खा रहे हैं तो उल्टी हो जा रहा है, और जो उल्टी की दवा से भी नहीं रुक रहा है, तो ये न्यूरो से रिलेटेड संबंधी बीमारी निकलने की संभावना इसमें कहीं ज्यादा। ओके सर। इसके अलावा एक चीज होती है TIA, जिसमें ट्रांजिएंट इस्कीमिक अटैक जिसको हम कहते हैं। मरीज में बेहोशी अगर एक बार भी थोड़ी देर के लिए भी आए, जिसको हम लोग कहते हैं जी चक्कर आ गया डॉक्टर साहब, हाँ वो जी जी चक्कर जी आना भी न्यूरो का स्पेसिफिक साइन है। जी कि सर। अगर चक्कर आ रहा है तो वो न्यूरो से रिलेटेड ही निकलने की संभावना। ओके ओके सर, जैसे आपने ये कॉमन है जिसमें हम लोग पकड़ सकते हैं। जी अच्छा जी जी बताइए। जी 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 सर, जी सर। सर जैसे आपने जो भी बीमारियां या जो भी लक्षण अभी तक हम लोग को बताए हैं, सर मैं ये आपसे पूछना चाहती हूँ कि सर जो दो आजकल सबसे ज्यादा जो मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा कॉमन होती जा रही हैं परेशानियां, सर पहली तो है माइग्रेन और दूसरी है स्पॉन्डिलाइटिस या सर्वाइकल। ये तो सर बहुत ज्यादा आजकल कॉमन होती जा रही है, जैसा लोगों का लाइफ स्टाइल या रहने सहने के तरीका आप जिसको कहते हैं सर, हम लोग वेरी कर आजकल बहुत वैसा हो गया है। तो सर जैसे बहुत जब हम लोग डॉक्टर्स को दिखाते हैं, बहुत सारे पेशेंट हमारे यहाँ ऐसे भी आते हैं जो डॉक्टर को दिखाते हैं, कुछ दिन दवा ली, डॉक्टर ने लिखा कि 15 दिन 1 महीना दवा खाइए फिर हमको दिखाइए। तो 15 दिन 10 दिन दिखाया, दवा खाई, आराम थोड़ा कम हुआ या ज्यादा नहीं समझ में आया, तो फिर नहीं यार नहीं हमें नहीं समझ में आया कह के बस वो इधर उधर करने लगते हैं, नहीं ध्यान देते हैं जबकि उनको। तो सर ऐसे में जब कोई पेशेंट आपके पास कंसल्ट करने आता है, तो सर जैसे हमारे मेडिकल, आप तो सर अपनी तरफ से सब कुछ बताते हैं, लेकिन सर मेडिकल स्टोर्स को भी ये बताना सर जरूरी है कि वो पेशेंट को क्या समझाएं, तो पेशेंट बात को समझे कि इनको हम चल रहा है। तो आप ये बताइए जो सब बीमारी है सर, इनके MSO को ये बताएं कि सर वो कैसे समझाएं ये बात मरीजों को। ये बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। ये इसका सवाल का जवाब तो ये यक्ष प्रश्न है कि किस प्रकार से जो है मरीज को समझाया जाए। हम लोग जी अधिकतर जो मरीजों को समझाते हैं कि न्यूरो का जो ट्रीटमेंट होता है वो लंबा चलता है। तो जी कोई भी सर। मरीज में, अब जैसे कमर दर्द है, कमर दर्द में जरूर मरीज 1.5-2 महीने में थोड़ा आराम हो सकता है, लेकिन अधिकतर जैसे माइग्रेन है
या ये है, ये कम हो जाते हैं, कभी पूरी तरह खत्म। डायबिटीज, ब्लड प्रेशर है, ये कभी पूरी तरह खत्म नहीं होती, ये सिर्फ कंट्रोल होती है। तो अधिकतर जो न्यूरो की समस्याएं हैं उनमें लंबा समय लगता है, कम से कम मिनिमम 6 मंथ तो उसमें लगेगा ही। जैसे किसी को फालिज मारा तो उसको 6 महीने से पहले तो रिलीफ नहीं होता है। जी 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 सर। उससे पहले होगा, पार्शियल होगा, मतलब आपको कंप्लीट रिलीफ चाहिए। यू विल टेक एटलीस्ट मिनिमम 6 to 9 months, उससे पहले तो रिलीफ होने का चांस ही नहीं। जी जी अगर उससे जी पहले सर। हो जाए तो आपकी किस्मत बहुत अच्छी है। नहीं नहीं, सही सही कह रहे हैं सर आप। तो सर जैसे कि यही यही मैं कह रही थी कि जैसे सर माइग्रेन हो गया, तो सर जैसे ये जनरली सर ये कितना टाइम पीरियड लग जाता है इसको सर पूरी तरीके से सही होने में, अगर कोई लग के पूरा इलाज कराए तो ये सर्वाइकल और माइग्रेन को सर कितना समय लग जाता है ठीक होने में? देखिए, सर्वाइकल और जो लंबर है उसमें डिपेंड करता है कि मरीज ऑपरेशन वाला है या दवा वाला। तो जी सर। ये मतलब न्यूरो सर्जरी में अधिकतर, देखिए अधिकतर लोगों की जो प्रॉब्लम है वो क्या करते हैं कि जैसे न्यूरोलॉजिस्ट के पास चले जाते हैं या एमडी मेडिसिन के पास चले जाते हैं, हाँ सर। और उसके बाद में वो लोग जो है वो ऑपरेटिव जो मरीज होता है उसका ट्रीटमेंट कहते रहते हैं, दवा से चलाते हैं। ऐसे मरीज को कभी आराम नहीं। अगर पेशेंट ऑपरेटिव है तो वो ऑपरेशन से ही सही होगा। जी अगर सर। वो सही होगा भी तो पार्शियल इम्प्रूवमेंट होगा। और अगर ऑपरेशन होगा, आप जैसे मेरे पास में जितने मरीज आते हैं, कई ऐसे होते हैं जो कि 1-1 साल, 1.5-1.5 साल, 2-2 साल से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, उनको नहीं आराम होगा। लेकिन जब वो एमआरआई करा के देखते हैं तो पता चलता है, अरे ये तो आपका पहले से ही ऑपरेशन हो जाना चाहिए था। तो फिर जी जब वो जी हिम्मत करके ऑपरेशन करा लेते हैं, देन दे बिकम परफेक्टली ऑल राइट। उसके बाद उनको कोई दिक्कत नहीं रहती। और इसके अलावा जो ऑपरेशन वाले नहीं है उनमें बहुत जल्दी आराम भी हो जाता है, अगर वो मरीज सही ढंग से अपना सावधानी कसरत करता है। अब जी जैसे जी देखिए ऐसा है कि अब वीडियो कंसल्टेशन पे हर मरीज तो नहीं आप ट्रीट कर सकते, जी सर। जी है ना। तो अब जैसे फिजियोथेरेपी किसी मरीज को करनी है, सर्वाइकल और जो मतलब कमर दर्द और इसको सियाटिका जिसको कहते हैं, सियाटिका और सर्वाइकल के लिए बता रहे हैं। जी 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 जी। तो इसमें आपको फिजियोथेरेपी तो करनी है। अब हाँ। फिजियोथेरेपी अगर आप टाइम नहीं करा रहे हैं, सही से कर रहे हैं, देन यू विल बी गेटिंग बेनिफिटेड विद इन 3 months। जी जी और जी सर। 6 मंथ तक जो है आप अगर करते हैं तो फिर दवा की जरूरत भी बहुत कम हो जाती है। हाँ लेकिन सर। जो माइग्रेन है, माइग्रेन ऐसा है कि जो टेंडेंसी है वो पूरी तरह कम नहीं होता, पर दवा उसमें कम हो जाती है। और किसी किसी का रेमिशन में जाता है लेकिन फिर वापस आ जाता है। कभी कभी ऐसा होता है 6 महीने दवा चला, मरीज का बिल्कुल ठीक हो गया, 2-3 साल तक ठीक रहा, फिर उसके बाद होने लगा, या फिर उसको टेंशन होने लगी तो फिर हो गई। तो वो चीज में ऐसा नहीं हो सकता कि एकदम ऑन ऑफ का स्विच नहीं है उसमें। जैसे डायबिटीज है तो अभी किसी को स्ट्रोक हुआ तो स्ट्रोक का ट्रीटमेंट तो हो जाएगा, लेकिन डायबिटीज का ट्रीटमेंट तो हमेशा चलेगा ना। वो उस तरह का चीज है। तो डिजीज टू डिजीज चीजें वेरी, अधिकतर जो है आपको 3 to 6 मंथ में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आपको समझ में आए। तो मरीज को थोड़ा संयम रखना पड़ता है न्यूरो में, और न्यूरो के डॉक्टर भी बहुत संयम से मरीज के साथ में लगे रहते हैं इसी। जी सर। जी 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 सर। तो सर जैसे कि आपने जो भी बताया उसका मतलब सर निचोड़ यही है कि सारे एमएसओस के यहाँ जो भी न्यूरो के पेशेंट आए सर, आप तो उनको काउंसिल करते ही हैं, तो वो भी अपनी तरफ से उन्हें समझाएं कि भाई ये जो नसों का दिमाग का सर से जुड़ा जो इलाज है ये सारा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो लग के इलाज कराएं, तभी इसका अच्छा खासा असर आपको जी दिखाई देगा, है ना सर। सर जैसे कि जब बिल्कुल। कंसल्टेशन ये लोग ले एमएसओ में सर पेशेंट आए, उसकी सर हिस्ट्री वगैरह सर ले रहे हैं, तो सर जैसे किन बातों को जैसे ये हिस्ट्री लेते समय सर क्या क्या चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं हिस्ट्री में, जो सर वो आपके पास जिसका पहुंचना बहुत जरूरी है, जो बातें एमएसओ जरूर पूछें और आपको बताएं। देखिए जैसे मैंने अभी बताया ही कि हर सिम्टम के साथ में उसके अलग कार्डिनल फीचर्स होते हैं, जैसे जी 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 ऑनसेट, ड्यूरेशन, फ्रीक्वेंसी। तो जी पहले चीज जो है कोई भी चीज में हर हर एक सिम्टम के साथ में 5 चीजें होती जी हैं। ठीक है, ऑनसेट ऑफ डिजीज यानी कि कब से शुरू हुआ है, जी ड्यूरेशन कितने समय से चल रहा है, जी एक्यूट और क्रॉनिक है, जी फ्रीक्वेंसी कितनी है, दर्द कितनी बार, दर्द है तो कितनी बार हो जाता है, मिर्गी का दौरा है तो कितनी बार हो गया है, ठीक है। और इफ एनी एसोसिएटेड एग्रेवेटिंग एंड रिलीविंग फैक्टर, किसी चीज से आराम मिलता है या गिरावट होती है, किसी चीज से बढ़ जाती है बीमारी या समस्या, या किसी चीज से आराम मिलता है। ये मिनिमम है जो कि हर बीमारी में पूछना चाहिए, हर सिम्टम में, सिर्फ न्यूरो ही नहीं, हर एक।
न्यूरो में बाकी स्पेसिफिक होता है तो हम लोग खुद ही पूछते हैं इसीलिए। पर ये मिनिमम है जो कि हम लोग एमएसओ से एक्सपेक्ट करते हैं कि अगर वो इतना बता दे तो हम लोगों की बड़ी मदद। जी 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 सर, नहीं सर, आपने जो पॉइंट कहा सर बिल्कुल एकदम सही है कि सर ये सारी बातें जो सर आपने अभी पॉइंट बताए, अगर ये सारी बातें हर एमएसओ को हर पेशेंट से पूछ के रखनी है ताकि वो सर को बताएं, तो सर को भी थोड़ा समझने में बीमारी को थोड़ा आसानी रहेगी। ठीक है। तो सर जैसे कि आपने अभी बताया कि न्यूरो से जुड़ी जो भी समस्याएं होती हैं, तो सर उसमें कम से कम हमें 3 महीना मतलब कम से कम इसका इलाज सर लग के धैर्य रख के करना पड़ेगा सर, तभी कुछ असर दिखाई देगा मिनिमम। जी जी। अब मिनिमम तो देखिए ऐसा है, थोड़ा बहुत आराम तो हो सकता है भाई, 2 4 10 दिन में ही हो जाए। हाँ जो जी सर। मरीज शुरू में दवा खाए उसी में आराम हो जाता है। लेकिन कई मरीज क्या करते हैं कि जो दवा से आराम हो गया वो गांव के मरीज वही लेते थे। हाँ जैसे हम लोगों के पास रहता है कि मरीज एक बार दिखाने आया, दवा लिया, सर हमें उससे आराम है, हमने वही ले रहे हैं, 3 महीने बाद आता है सीधे वो जी नहीं सही है। क्योंकि हम लोगों को भी दवा में साइड इफेक्ट देखने होते हैं। आपको अगर कोई दवा से आराम हुआ तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमने हो सकता है शुरू में दवा का डोज ज्यादा किया हो, ज्यादा डोज दिया हो, बाद में हम उसे कम करना चाहें। ऐसे ही कभी हम दवा कम डोज में देते हैं कि किसी दवा से अगर रिएक्शन ज्यादा आती है या किसी को नींद ज्यादा आती है या तकलीफ ज्यादा आती है या साइड इफेक्ट किसी दवा के ज्यादा है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि उसको कम डोज में स्टार्ट करें। अगर आपको उससे आराम नहीं हो रहा है तो घबराइए नहीं, वो हो सकता है हमारे प्लान का हिस्सा है कि हम अगर नहीं होगा आपको आराम तो हम अगली बार डोज बढ़ाएं। ठीक है, तो जी थोड़ा सर। संयम रखना बहुत जरूरी सर जैसे कि जैसे मरीज सर जब कोई आता है, तो सर जैसे अगर ये तो हम लोग नहीं कह सकते कि किसी को सर पहले से तो हम नहीं कह सकते कि तुम ध्यान रखना कि तुमको न्यूरो से जुड़ी कोई परेशानी कभी भविष्य कभी जीवन में ना हो, ये तो सर किसी से कहा नहीं जा सकता। लेकिन सर जिस पेशेंट को हो चुकी है या है। जो आपके द्वारा सर ठीक हो चुका है, तो सर उसको जैसे हम क्या बताएं कि भाई क्या चीजों का आप ध्यान रखें कि आपको दोबारा ये समस्या ना आए, तो सर ऐसा कुछ आप क्या बताना चाहेंगे सर? थोड़ा सा ये ब्रॉडर वो है, लेकिन फिर भी हम लोग अधिकतर मरीजों में ये कहते हैं कि आप अगर कोई नशा करते हैं, जैसे टोबैको, अगर किसी भी फॉर्म में टोबैको लेते हैं तो उसको बंद कर दीजिए। कोई नशा करते हैं, गांजा वगैरह करते हैं, तो वो बंद कर दीजिए। डायबिटीज है तो उसको कंट्रोल रखिए, हाइपरटेंशन है तो उसको कंट्रोल रखिए। ये जो है हम लोग हर मरीज में कॉमनली बताते हैं। बाकी तो न्यूरो में सब चीज स्पेसिफिक है, जैसे अगर कोई पोस्चरल चेंजेस हैं किसी में तो पोस्चरल चेंजेस एडवाइस करते हैं। जैसे किसी में जैसे गर्दन वगैरह के मरीज में बता देते हैं कि भाई आप दचके वगैरह नहीं लगनी चाहिए, सीढ़ियां नहीं चढ़नी है, वजन नहीं उठाना है। जो प्रिकॉशन है वो हर डिजीज के साथ स्पेसिफिक होते हैं, वो उसके साथ जी जी वैसा ही जी बताया जाता जी 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 सर, मतलब हर बीमारी के लिए हर मरीज के लिए सर हमें अलग अलग प्रिकॉशन बताने पड़ेंगे, है ना सर? है। हाँ हाँ, सर। नो साइज फिट्स ऑल। जी 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 सर, जैसे कि अगर मान लीजिए सर कि पेशेंट आप सर कोई दवा वगैरह ले रहा है, तो सर अगर उसे कोई साइड इफेक्ट जैसे महसूस हो दवा से, तो सर इस ऐसे केस में सर आपसे मतलब सारे मेडिकल स्टोर सलाह लेके सर बात तो कर ही सकते हैं सर, उससे जो भी समस्या उसको जी आ जी, रही है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके बगैर तो पता ही नहीं चलेगा ना भाई, दे आर इन बिटवीन मी एंड पेशेंट, तो इफ दे डोंट कंसल्ट मी देन हाउ कैन ही बी श्योर। हाँ जी अगर सर, कोई जैसे साइड इफेक्ट है तो वो तो बीच में हाँ हाँ जी सर, समझ जी, आपसे सर एक बार जरूर कोई भी संपर्क दवा करना से चाहिए। साइड इफेक्ट अगर आता है, हाँ, हाँ तो वो ऐसे ही पता चलेगा भाई। देखिए हो सकता है हमारे लिए डोज जो है वो हमको कम हो, और जी नॉर्मली हम वजन के हिसाब से डोज दे रहे हैं। तो अगर हमको लगा कि कोई भी वजन जो है, मान लीजिए हम 75 किलो के हिसाब से, 75 केजीज के हिसाब से हम किसी को दवा दे रहे हैं, बट उसके जी लिए जी वो डोज ज्यादा हो रहा है, तो हम जी लोग उसको आधा ही गोली देना चाहेंगे, है ना। जी ऐसे ही जी अगर किसी में मिर्गी के दौरे की दवा दिए हैं और उसमें हमने दवा दी, उससे मिर्गी के दौरे की दवा से उसको चक्कर आ रहा है, जी तो जी हम जी डोज कुछ कम करना चाहेंगे, उसमें कम कर दें ताकि उसको चक्कर ना आए लेकिन मिर्गी भी ना। जी 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 तो सर। ये चीज तो हमको बार बार, इसीलिए शुरुआत में जो मरीज होते हैं उनमें हम लोग बड़ा जल्दी जल्दी बुलाते हैं। देखिए अभी हम लोग जब शुरुआत में देखते हैं तो हम लोग अमूमन 7 7 दिन पे पेशेंट को बुलाते हैं शुरू में। जी जी फिर सर। न्यूरो में जब हम जान जाते हैं कि हाँ मरीज जब से जो स्टेबल हो गया है, हम मरीज की बात समझ गए हैं, सारी चीजें हमको काउंटर हो गई हैं, तो फिर हम खुद ही हम लोग 15 15 दिन, 1 1 महीने में बुलाते हैं।
जी सर। जी सर। सर जैसे कि अगर 2-3 बार दिखाने के बाद भी, दवा लेने के बाद भी अगर पेशेंट को आराम ना मिले, तो सर ऐसे केस में सर आप क्या बताना चाहेंगे? तो क्या करना चाहिए आगे का स्टेप सर, पेशेंट क्या ले सकता है? तब तो फिर ये है कि भाई देखिए, वैसे तो अधिकतर ऐसा होता नहीं है कि हम दवा दें और मरीज को 2-3 महीने में आराम ना मिले, ठीक है। जी। लेकिन आई सजेस्ट कि अगर पेशेंट को आराम नहीं मिल रहा है तो इट इज बेटर कि पेशेंट आके मेरे को पर्सनली आके दिखाए, जी सर। क्योंकि इन दैट सिनारियो ये हो सकता है कि कहीं से हम जो है वो चीज को हम समझ ना पाए। जी सर, मतलब वो ऐसी ठीक है, चीज है जो सामने से सर आपको मतलब देखनी पड़ेगी फिजिकली, मतलब सर आपको देखनी पड़ेगी। जी, जी जी एक मिनट तेरा फोन करिएगा, एक वहां से कॉल आ। हेलो, हाँ जी। हाँ जी, सॉरी फॉर द। इट्स ओके सर। ठीक है सर, तो मतलब जैसे सर आपने बताया कि आपको आके फिर पर्सनली एक बार फिजिकली आपको सर सामने से दिखाना पड़ेगा, फिर अगर 2-3 जी बार में हाँ, नहीं आराम हो रहा है तो कोई आप दिक्कत नहीं है जी तो सर ठीक है सर। और जैसे किसी मेडिसिन का जी सब्स्टिट्यूट सर मान लीजिए अगर देना हो तो सर उसके लिए भी सर वो जब आपको कंसल्टेशन करा रहे हैं, प्रिस्क्रिप्शन जब उनके पास पहुंच गया तो उसी वक्त सर वो टीम के थ्रू एक बार अपना डाउट भी आपसे सर क्लियर तो कर ही सकते हैं सर, है कि नहीं सर? आप बताएं। जी बिल्कुल। बिल्कुल। ठीक ठीक है सर। सर ये सारी चीजें तो सर जैसे आप सर कुछ ऐसे भी केस होते हैं सर जिनमें कि हमें पेशेंट को जैसे रेफर कर देना चाहिए, ऐसे सर कुछ आपकी नजरों में कुछ ऐसे सिनेरियो हो जो आप आपको लगता हो कि होते हैं, करना चाहिए पेशेंट को रेफर? देखिए, अगर 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 उनको जो वहाँ पे जो एमएसओ हैं उनके पास में अगर कोई भी मरीज है जिसमें होश में कमी है या उल्टी आ रही है, अनकंट्रोल्ड है, तो जी वो ओपीडी पेशेंट नहीं है, तो जी उसको तो रेफर करना ही पड़ेगा। जैसे जी किसी में मिर्गी का दौरा आ रहा है, जी उस समय मिर्गी का दौरा उस समय चल रहा है, या किसी कोई बेहोश हो गया है, किसी को जी बहुत तेज दर्द हो रहा है जिसमें आराम नहीं मिल रहा है, तो इट इज बेटर कि आप जो है पहले रिफर कर दें, ठीक है। जी डायरेक्ट आप भेज दें हमारे पास में, तो हम लोग फिर उसमें, क्योंकि जो आईपीडी पेशेंट है उसको ओपीडी में नहीं दे सकते, ये हमारा लिमिटेशन है। हाँ, जी तो अगर ओपीडी पेशेंट है तभी हम ओपीडी में उसको ट्रीट कर पाएंगे, उसको ठीक कर पाएंगे, उसका हेल्प कर पाएंगे। अगर वो पेशेंट आईपीडी पेशेंट है तो हम ऑब्वियसली उसको इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो जी इस तरह का अगर पेशेंट लग रहा है कि कोई डेफिसिट लग रहा है कि फालिज इस समय मारा हुआ है, तो तुरंत उसमें तो 3 घंटे 4 घंटे का समय होता है, तो जी उसमें डिले नहीं करना है, उसमें कोई होम बेस्ड मेडिकेशन वगैरह नहीं देनी है। जी उसमें तो जी जी बेटर है कि आप रेफर कर दीजिए, इफ इन डाउट ऑलवेज हाँ रेफर द। जी सर जी। जी, सर जो भी देखिए नियरेस्ट हॉस्पिटल हो एक बार रेफर कर दें इफ इन डाउट। जी 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 सर। बताइए। सर अब जैसे कि सर आपने हम लोग को जो भी जानकारी दी सर वो बहुत ही सर जरूरी थी जानना। तो सर अब समय हो गया कि सर जो हमारे मेडिकल स्टोर्स हमारे साथ जुड़े हुए हैं, तो सर अगर उन वो आपसे कोई सवाल पूछना चाहे, उनकी कोई डाउट हो जो वो आपसे क्लियर करना चाहते हैं, तो सर अब आप लोग सर से पूछ सकते हैं। तो अगर आप लोग कुछ भी सर से पूछना चाहते हैं तो फिर आप सर से पूछ सकते हैं। आप लोगों के जो भी डाउट्स हैं आप लोग हैंड रेस कर दीजिए तो मैं आप लोगों को अनम्यूट कर दूंगी। पूछिए सर, अपने सवाल पूछिए आरडी सिंह जी। हेलो। आप सर से सवाल पूछिए। जी जी सिंह साहब हाँ बताइए। सर। सर नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। सर जैसे मान लीजिए कोई पेशेंट आ रहा है और उसको बहुत तेज मतलब ब्रीदिंग है और पेशेंट अनकॉन्शियस है, तो उसके लिए सर ऐसा जैसे कोई फर्स्ट एड ट्रीटमेंट जो हो, जैसे गैस्किंग होता, गैस्किंग में चला गया था पेशेंट, तो तो उसके लिए आपका कोई हॉस्पिटल है या मेडिकल स्टोर है? नहीं सर, क्लिनिक है। क्लिनिक है, ओके। अगर अगर जो है अगर आपका जो एक्चुअली आपका उसमें शो नहीं हो रहा था, अगर गैस्पिंग पेशेंट अगर आपके पास आया है तो इट इज बेटर टू इंट्यूबेट द पेशेंट इमीडिएटली इफ यू हैव द फैसिलिटी, है ना।
और जो कॉज है वो आइडेंटिफाई करना है हमको कि व्हाई ही इज गैस्ट्रिक। इफ यू देखिए, एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि मोस्ट ऑफ द इंडिया सिचुएशन इज गेटिंग वर्स डे बाय डे, so you don't want a patient with 50 relatives in gasping state to be treated by you, okay, in this scenario, okay. So it is नहीं better सर, to refer such a patient. मैंने सर मेरे Otherwise, पास आया if तो you हम उसको actually तुरंत आईसीयू मतलब वेंटिलेटर पे उसको रिफर किया। हाँ, उनको तुरंत हमने रिफर कर दिया। if you have the facility of it is better to, if you just, as such, if you, a case of snake bite comes to you and you realize that it is a neurotoxic snake, okay, and patient is not able to breathe, patient is pupils are dilated, and the patient is vomiting, okay, and the patient is not taking breathes. So if you put if ASP is available with you, anti-snake venom is available with you, then there is a point in admitting this patient and treating this patient. If anti-snake venom is not available in your center, then there is no point in treating such a patient, okay. So that is the limitations we are having in these cases, okay. So the amount of services that you are providing in your hospital, the ventilator, the intubation, if you have these facilities, then well and good, you should be proceeding with these. But most of the time in a remote center, if you are sitting in a remote center and if any medical store person is having, then there is no point. The patient should be treated by a doctor, no other choice in that. But if you are having, if in your case, as you are having a clinic, you can definitely intubate the patient, put him on a ventilator, and then decide accordingly that what is the cause. If you can identify the cause, if it is treatable in your hospital, then you will proceed with the treatment. If you feel that it is not treatable in your hospital, such as the patient, जैसे मान लीजिए कि एक ब्रेन हेमरेज का मरीज आया आपके पास, ओके, तो पेशेंट जब आया, आपने उसको इंट्यूबेट कर दिया, आपने वेंटिलेटर पे डाल दिया, आप पेशेंट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं है, आपने मैनिटोल वगैरह भी लगा दिया, ठीक है, देन अब आपको लग रहा है कि कुछ अभी तक इम्प्रूव नहीं है, ओके, आपने ब्लड पैरामीटर्स करा लिए, 2 घंटे में आपके पास आ गए, इलाज केस में तो हमें कोई दिक्कत समझ में नहीं आ रही, बस बीपी बढ़ा हुआ है, देन आपको रखने का क्या पॉइंट है उसको, मरीज को? अगर आप उसको जितना लंबे समय तक रखेंगे उसमें वो आपके लिए मैं सर इतना पूछना चाह रहा था, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट कुछ ऐसा होता जिससे हम उसको मतलब पहुंचा देते? नहीं, दिस इज द फर्स्ट एड यू शुड बी गिविंग। अगर आपको, इफ यू हैव एनी डाउट, ओके, अगर आपके पास ऑक्सीजन अवेलेबल है, ओके, एंड आपके पास जो है, अगर इंट्यूबेशन की फैसिलिटी अगर अवेलेबल है, देन इट्स ओके। अगर आपके पास इंट्यूबेशन की फैसिलिटी नहीं है, तो हम लोग हेड चिन टिल जॉ थ्रस्ट मैन्यूवर जो करते हैं वो कर सकते हैं, और उसके बाद में भाई हम उसका एयरवे पेटेंट करने की कोशिश करें, या तो नेजोफेरेंजियल डाल दें या तो इंट्यूबेशन कर दें, और उसके बाद अगर ऑक्सीजन की फैसिलिटी है तो ऑक्सीजन लगा दें, नहीं तो फिर अम्बू पे करके पेशेंट को रेफर कर दें। दिस इज द बेस्ट वी कैन डू। बाकी तो सब पैथोलॉजी मेरे बगल में हार्ट अटैक है तो उसके हिसाब से, तो वहां पे सर हमने उसको रेफर किया, कहाँ पे हैं आप? नेजल ओजल सब लगा था, तो फिर हम साथ में गए भी थे वहाँ। जी 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 सर एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सर आपने जो भी चीजें अभी बताई हैं आरडी सिंह जी को, सर थोड़ा हिंदी में इसको ब्रीफ कर दे ताकि बाकी सभी समझ सके कि ये क्या सिनेरियो था, और अगर उनके पास आए तो वो इसमें यही करें जो आपने बताया है। एक्चुअली मैं उसमें ये जो पेशेंट जो इनके पास जो था वो तो वही बता पाएंगे जो एक्चुअली में क्या पेशेंट था, वो बचा के नहीं बचा। लेकिन जो है अधिकतर केसेस में हम लोग जो भी मरीज बेहोश आता है उसमें यही कोशिश करते हैं कि वो पेशेंट में हम क्या बेस्ट दे सकते हैं। सिंस ही इज अ डॉक्टर, सो ही कैन ट्रीट द पेशेंट, ही इज कैपेबल ऑफ डूइंग इट, मतलब वो करने में सक्षम है तो वो कर सकते हैं। बट अधिकतर लोगों को ये सब चीजें नहीं करनी चाहिए। अधिकतर लोगों के लिए तो हाँ, बेसिक जो CPR है या BLS जो बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम है, ये अधिकतर लोग इंडिया में नहीं सीखे हुए हैं। तो अगर कोई नहीं सीखा है
कोई सीखा है, किसी को आता है, देन अच्छी बात है, वो करे। लेकिन अगर किसी को नहीं आता है तो वो नहीं उसको ट्राई करना। मेरा मतलब कहने का मतलब ये था, जी यही जी मैंने नहीं सर, उनको चीज डिस्कस। जी वो जी सर जी सर। मेरे बगल का ही पेशेंट था, 10 दिन मतलब आईसीयू में था, लेकिन 10 दिन बाद वो बचा नहीं। जी 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 सर। सर बस यही है कि दैट सर इज द प्रॉब्लम। आरडी सर, आपका कोई और क्वेश्चन भी है? इसके अलावा आपके मन में कोई और डाउट वगैरह अभी भी है तो बताएं। हाँ, नहीं कोई डाउट नहीं है मैडम, बस वही सिर्फ थोड़ा जैसे वो जी क्लियर नहीं हो पाया। जी इस जी टाइप के जी। अगर पेशेंट आते हैं तो उनको मतलब शुरू में हम क्या करें, क्या दें? नहीं सर, वो तो देखिए सर ने आपको खुद ही बता दिया कि अगर आपके पास बेसिक लाइफ सपोर्ट सिस्टम मौजूद है, नहीं आपके वो पास सब तो नहीं है, फैसिलिटी है, वो तो सब नहीं सर सर। जैसे जैसे फ्लूइड टाइप का आईवी या ओरल तो दे ही नहीं सकते, आईवी ही दे सकते हैं। हाँ दे तो वही सकते हैं। हाँ, तो तो सर ही सर। और जैसे कोई पेशेंट आता है जिसको इपिलेप्सी अटैक मान लीजिए बार बार आ रहे हैं, जी उसको फर्स्ट एड में कुछ दिया जा सकता है या सीधे रेफर किया जा सकता है? नहीं नहीं, अगर एपिलेप्सी बार बार आ रहे हैं तो मतलब नोन केस ऑफ, मतलब ऐसे समझ लीजिए, अगर ये पहली बार मिर्गी का दौरा आ रहा है, ठीक है, तो अगर एक बार मिर्गी का दौरा आया, ठीक हो गया, तो आप जो है फर्स्ट एड में जरूरत ही नहीं होती मरीज को, ठीक है। आपको उसको बस जो है करवट रखना है ताकि वो मरीज जो है वो अंदर अपना लार जो है अंदर ना लेगा, जी और उसको बहुत ज्यादा दबाना उबाना नहीं है, ना कोई जूता सुंघाना है, ना कुछ करना है। जी। और अधिकतर मरीजों में जो अटैक होता है वो 5 से 10 मिनट में अपने आप चला जाता है, हाँ ठीक? चला। हाँ, लेकिन अगर जो है पहली बार आया है तो आपको अगर तो कोशिश करना चाहिए कि उसको तुरंत जो है किसी से संपर्क करके झटके की दवाई स्टार्ट करा, जी ठीक है। क्योंकि जो अधिकतर जो ऐसा होता है कि अगर मिर्गी का दौरा 1-2 बार अगर लगातार आ जाता है तो फिर मरीज में परमानेंट डैमेज होने का ब्रेन में खतरा रहता है। तो अगर झटका आया है तो बेहतर यह है कि अगर आपके पास में आसपास जो भी अस्पताल है वहां पे वो मरीज को भेज सकते हैं, मिर्गी की दवाई स्टार्ट हो जाए, उसके बाद वो जिससे भी कंसल्ट करना चाहे कर सकता है। और जैसे मान लीजिए इमरजेंसी में आया कोई पेशेंट तो उसको कुछ आईवी वगैरह दिया जा सकता है या फिर सीधे रेफर किया जा सकता है? मान आईवी लीजिए अगर आपके पास व्यवस्था है तो आईवी दवा लगा सकते हैं, जी जी क्या कोई दे दिक्कत। सकते? जी जी, झटके की दवाई आईवी की दे सकते हैं, लोराजिपाम आती है वो दे सकते हैं, जी जी। ठीक है। अब मान लीजिए उसको बार बार नहीं अटैक होता, उसके बाद उसको उल्टियां होती हैं काफी ज्यादा, येलो कलर की, बहुत ज्यादा। तो ऐसी स्थिति में आपको ज्यादा समय तक मरीज को फिर रखना नहीं चाहिए, झटके का इलाज जो है किसी से कंसल्ट करके स्टार्ट कराना है, जी जी ठीक है। क्योंकि जी कई वजह से झटके आते हैं, झटके मतलब सिर्फ एक आम बीमारी नहीं है, कई मरीजों में ब्रेन ट्यूमर वगैरह से भी झटके आते हैं, किसी में टीबी से झटके आते हैं, किसी में ब्रेन इन्फेक्शन से आते हैं। और उसमें अगर उसे मरीज को टाइमली ट्रीटमेंट मिल जाता है तो वो मरीज नॉर्मल जिंदा मतलब जिंदगी रहती है। लेकिन अगर मरीज जो है अगर उस समय डिले कर दिया पहुंचने में तो कई लोगों को परमानेंट ब्रेन डैमेज होने का खतरा था। जी। बता हाँ दो घनश्याम जी बोलिए। जी। मेरा सवाल ये है कि क्या अगर कोई पेशेंट आया है जिसके पैरों में सूजन है और जी घुटनों और कमर में बहुत ज्यादा दर्द रहता है, जी। इस पेशेंट को भी न्यूरो सर्जरी मतलब आपको दिखाया जा सकता है या ये किसी और का देखिए, इसमें इस तरह का मरीज अमूमन 2 कैटेगरी में फॉल करता है। पहला कैटेगरी जो है कि वो हड्डी का मरीज होगा, उसमें गठिया होगा, या जी तो फिर वो न्यूरो का ही मरीज होगा, जी जी जी। ठीक है। तो अगर पहले न्यूरो को दिखा लें या पहले हड्डी वाले को दिखा लें, ठीक है। ओके। भाई देखिए, हमको दिखाएंगे पहले तो फिर ये हो जाएगा कि अगर हमारे मतलब का नहीं होगा मरीज तो हम रेफर कर देंगे, पर उनको दिखाएंगे तो वो रेफर नहीं करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। थैंक यू सर। जी घनश्याम जी। हेलो। जी जी हाँ, आ रहा है आवाज। हाँ, सर ये सब सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड है, ये राइनोरोइया जो हो जाता है, नाक से ड्रॉपिंग होता जी है। जी, हाँ इस हाँ। इस केस में अपन ईएनटी पे ऑब्जर्व करवाएं या आपके? नहीं नहीं, इसमें ऑपरेशन जो है वो दोनों लोग करते हैं, ईएनटी वाले भी आजकल करना शुरू कर दिए हैं इसका ऑपरेशन, और न्यूरो सर्जरी वाले भी करते हैं। न्यूरो सर्जरी वाले तो शुरू से ही करते हैं इसका ऑपरेशन, और आजकल क्या हाँ है, मतलब जब से दूरबीन विधि से ऑपरेशन होने लगा है
तब से ईएनटी वाले भी इसको करने लगे। लेकिन ये तभी फायदा होता है जब एक जगह से छोटा छेद होता है। अगर कई छेद हैं या बहुत जगह छेद है तो फिर ऐसे मरीज में ब्रेन खोल के न्यूरोसर्जरी के जरिए ऊपर से ऑपरेशन ही करना चाहिए। आज का सेशन रैप अप करना पड़ेगा फिर। ठीक है सर, थैंक यू सो मच कि सर आज आप हमारे साथ जुड़े और सर आपने इतनी सारी बातें बताई जो बहुत जरूरी है सर, और जिसको लेके ज्यादातर मेडिकल स्टोर्स कंफ्यूज रहते हैं। ठीक है, तो सर थैंक यू सो मच। और सर आई होप कि अब सर ज्यादातर लोग ये समझ गए होंगे कि किस तरीके के पेशेंट को सर उनको आपको ही दिखाना चाहिए और भविष्य में वो सर आपसे कंसल्ट जरूर करवाएंगे। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू।